हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक छोटे से टॉपिक को सीखेंगे जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू सर्कल। तो देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम दो सर्कल आपके सामने कुछ इस तरह से दे रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हो कि इन दोनों सर्कल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सी वाली एंगल होगा। मैं कुछ इस तरह से आपको फिगर बना के दे रहा हूँ। तो देखो, ये जो होता है ना हमारा दो सर्कल, समझो कि ये सर्कल आपका S1 है और ये सर्कल आपका S2 है। तो इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल का जब कभी भी डिस्कशन हो, तो आपको कौन सा एंगल बताना होगा, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो, यहाँ से जो टेंजेंट पास करेगा ना, लाइक कुछ इस तरह से, कुछ इस टाइप का ऐसा टेंजेंट पास करेगा इस पॉइंट से। और फिर इसी पॉइंट से मैं दूसरी टेंजेंट की बात करूँ तो दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा पास कर सकता है। ये ग्रीन वाली सर्कल का टेंजेंट ये येलो वाला लाइन आपका होगा। तो ये जो आपका येलो लाइन और व्हाइट लाइन के बीच का जो एंगल है ना, मतलब ये वाली एंगल, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू सर्कल। या फिर आप इस एंगल को भी बोल लो तो ये एंगल भी सेम ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लॉजिक से। और ये दोनों एंगल सिमिलर होगा और यही एंगल बिटवीन टू सर्कल होगा। बाकी आप इस एंगल की बात करोगे तो पाई माइनस ये एंगल जितना होगा। अगर अपन इसको थीटा बोलते तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल का यही लॉजिक होता है। तो देखो, ये आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी दो सर्कल दिया हुआ रहेगा और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे, उससे आप टेंजेंट खींचोगे दोनों सर्कल पे, और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही आपका एंगल बिटवीन टू सर्कल होगा। इसको आप मैथमेटिकली कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि जो हमारा सर्कल S1 है, इसके इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। और इसी तरह हमारा जो सर्कल 2 है, इसके इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2, और इसके बराबर आप जीरो लिख लो। तो ये दो सर्कल के इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो अब एंगल बिटवीन इन दो सर्कल को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करोगे, ये चीज तो हमने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया। आप इसको ऐसा समझो, इसी डायग्राम के इक्विवेलेंट में ऐसा कुछ डायग्राम बनाता हूँ, कुछ ये समझ लो, कुछ इस तरह से। देखो, ये जो आपका व्हाइट वाला लाइन है ना, ये जो है इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि ये चीज क्या है, ये व्हाइट वाली जो लाइन है ये सर्कल S1 का क्या है, नॉर्मल है। देखो, ये जो आपका व्हाइट वाला लाइन है ना, ये इस सर्कल S1 के सेंटर से पास करेंगे, तो इसको मैं C1 नाम देता हूँ। और ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, मैं इसको C2 नाम देता हूँ। तो इसके इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ना, ये देखो कुछ इस टाइप का। और ये जो आपका पॉइंट है ना, इसको हम पॉइंट P नाम देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, C1। तो PC1 होगा सर्कल 1 का रेडियस R1। और इसको आप क्या बोलोगे, PC2 सर्कल 2 का रेडियस R2। और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस को मैं D नाम देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली ये वाली एंगल चाहिए ना, थीटा, तो इसको मैं cos थीटा नाम देता हूँ। तो देखो बच्चों, आपको कोसाइन रूल से पता होगा कि cos थीटा की वैल्यू अगर हम लिखने जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1 R2। अब देखो, जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया उसके लिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा कोसाइन रूल क्या होता है। तो देखो, जल्दी से आप लोग साइड में देख लेना जिनको ये चीज समझ में नहीं आया। कोसाइन रूल होता है हमारा कि समझो कि ये एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल, जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, और इसको अपन नाम देते हैं इस तरह से कुछ A B, और इसको C बोलते हैं। ए के सामने वाले साइड को हम लोग ए से लिखेंगे और बी की सामने वाली साइड को बी रिप्रेजेंट करेंगे और सी के सामने वाली साइड को सी। तो समझो कि ये एंगल लिखना हो ना, मुझे इसमें कॉस ऑफ ए लिखना हो, तो इसका लिखने का जो तरीका होगा ना, तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का सम होगा, मतलब इन दोनों साइड का, ए बी सी जो है ना, साइड लेंथ है, मतलब ए की बात करें तो बी सी की लेंथ है और बी की बात करें तो ए सी की लेंथ है, और इसी प्रकार सी की बात करें तो ए बी का लेंथ है। तो ये आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 2BC। इसी इसका यूज करके एक्चुअली हमने ये चीज लिखा है।
इसी तरह आपसे अगर मान लो कोई पूछता है कि cos b बताओ, तो cos b के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इसके सामने वाली चीज को आप माइनस करोगे, तो ये चीज होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी। तो देखो ये जो होता है, जो मैंने व्हाइट कलर से लिख के आपको समझाया है, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। तो बेसिकली इसी का यूज करके हमने ये cos थीटा को लिखा। तो देखो अब आपको पता है कि ये देखो सर्कल S1 की मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो पहले इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या हो जाएगा माइनस G1 माइनस F1, और R1 की बात करें तो ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1। इसी तरह मैं इसकी सेंटर की बात करूं तो C2 का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना, ये हो जाएगा माइनस G2 माइनस F2, और इसकी अपन रेडियस की बात करें तो ये रेडियस जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा होगा ये G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो देखो ये जो तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बोले तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो यही चीज रह जाएगा, और इसी तरह आप G2 R2 की स्क्वायर करोगे ना, तो ये हो जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और माइनस C2। और देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम D की बात करें ना, तो देखो ये बहुत बड़ा सा रिजल्ट होगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, D बोले तो ये वाली सेंटर और ये वाली सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना C1 C2, एक्चुअल में यही तुम्हारा D है, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये हो जाएगा G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होगा, और यहाँ पे क्या है, इसका भी स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, वही तो D का स्क्वायर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये चीज तुम्हारा होने वाला जो है ये G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये चीज ऊपर का जो आपका आने वाला है ना, आप सिंप्लीफाई करके देखोगे, देखो ये G1 कैंसिल होगा, ये F1 और यहाँ का F1 कैंसिल होगा, और ये देखो F2 G2 ये सारे के सारे ये चीज कैंसिल होने वाला है, आप देख सकते हो इसको स्क्वायर करके। तो ऊपर जो तुम्हारा बचेगा ना, वो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से एक बचेगा 2G1 G2, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये बचेगा प्लस 2F1 F2, और ये माइनस को कॉमन ले लोगे तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ R1 R2, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस C1, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है तो आप भी माइनस लगा लो, माइनस C1, और मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो ये चीज आ जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो देखो ये जो होगा तुम्हारा cos थीटा का वैल्यू ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस C1 प्लस C2, और इसके डिवाइड बाय हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ ये पूरा चीज हो जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, और इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2 नहीं होगा, ये क्रॉस है मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये चीज क्या आ जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू सर्कल का लॉजिक यही होता है, मतलब लॉजिक क्या बोले, फॉर्मूला बोले तो यही फॉर्मूला होगा, इसको आपको क्या है याद रखना है। तो जब कभी भी दो सर्कल के बीच का एंगल पूछा जाए तो देखो ज्योमेट्रिकल सेंस में ये मीनिंग हुआ, और मैथमेटिकली देखोगे तो आपका ये चीज याद रखना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लो कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देखो लाइन के केस में जब दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था तो हम लोग एक टर्म का नाम देते थे परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कभी भी दो सर्कल जब भी कभी भी होगा ना, तो वहां पे एक टर्म आएगा ऑर्थोगोनल। तो मान लो कि जब दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, S1 और S2 आपके पास दो सर्कल है, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हुआ तो डेट मीन्स इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब इस पूरे चीज को आप किससे इक्वेट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे। तो जीरो से जब भी इक्वेट करोगे ना, तो ये चीज क्या आ जाएगा, देखो ये तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 और इज इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। मतलब जब कभी भी दो सर्कल आपका क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, तो उसका कंडीशन ये हो गया। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स का भी चर्चा करूंगा, बट ऑर्थोगोनल पे थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये तो कंडीशन हुआ ही हुआ, साथ में उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ ना, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास समझो कि ये दो सर्कल है, ये आपका फर्स्ट सर्कल S1 और ये आपका सेकेंड सर्कल S2, ऐसा समझ लो। और ये दोनों ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब आप ऐसा समझो कि इसका जो यहाँ से ये टेंजेंट पास करेगा, कुछ इस तरह से समझो, और इसका जो टेंजेंट कुछ ऐसा पास करेगा, ये वाली आपका, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो हमारा है ना, ये वाला टेंजेंट इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा और ये वाला सर्कल के सेंटर से ये टेंजेंट पास करेगा। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट एंगल शेप के बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये 90 होगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस केस में जो ये पूरा लेंथ है ना, ये पूरा लेंथ ये सर्कल के एक्चुअल में रेडियस ही होगा, और ये भी सर्कल का रेडियस ही होगा। तो यही बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और दूसरा चीज देखो, ये तो रेडियस होगा ही होगा, और इस टेंजेंट जो मतलब समझो इसको मैं टेंजेंट T1 बोलता हूँ, इसका जो लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट T1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल S1। और सिमिलरली इस टेंजेंट T2 का जो लेंथ होगा ना, वो दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो बेसिकली यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल होते हैं, तो उनके लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो बेसिकली रेडियस के इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे ये थ्योरेटिकल डिस्कशन था, इसमें हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया। इसके अगले जो वीडियो होगा ना, अभी यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आपको डाउट्स होता है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम उस कॉन्सेप्ट का वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और किसी प्रॉब्लम में डाउट्स हुआ तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।